बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी दोस्तों, सर आज वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन अ वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार रिगार्डिंग दी एनआरई स्टेप 1 प्रिपरेशन। ठीक है, सो माइट बी आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखी हो, सुनी हो कि एनआरई 1 को हमने पास कैसे करना है। दैट्स वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई एग्जाम आता है ना, तो हम लोग करते क्या हैं? हमें हमें करना क्या चाहिए? हमें ये करना चाहिए, लेट्स सपोज कि आज कोई डेट अनाउंस हो गई है, दिस इज सपोज 1 अगस्त है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? व्हाट इज द एग्जाम डेट? मैं आपको वो फार्मूला बता रहा हूँ जो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने खुद भी अपने डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर जो है वो किया है। और अभी तक हम करते हैं जब भी हमारा कोई एग्जाम आता है, चाहे वो इंटरनेशनल एग्जाम्स थे, मल्टीपल एग्जाम्स मैंने जो दिए हैं, तो मैं दो काम उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट समझता था कि वो दैट इज एग्जाम डेट। मैं एग्जाम डेट को प्रिंट करा के बड़ा सा पुट इट इन योर रूम, अपने कमरे में लगा, जहाँ पे आपका मैक्सिमम ऑब्वियसली बात है बैठना पढ़ना वो होता है। दिस गिव्स यू अ कंटिन्यूस रिमाइंडर कि हाँ, मेरा एग्जाम है, मेरा एग्जाम है। सेकंड, जो हम कहते होते थे चीजें, चूंकि आपके एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन ओपन होती है वो तो शायद कुछ दिन पहले होती है, बट जो बाकी एग्जाम्स हैं, इंटरनेशनल एग्जाम्स हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन थोड़ा पहले भी वो ओपन हो जाती है। उससे क्या होता है कि आप पे कर देते हैं, सो पे योर फी, एग्जाम फी पे कर दो काम। इससे ये फायदा होता है कि आप मेंटली बाउंड हो जाते हैं कि हाँ यार, ये मेरा टारगेट आ रहा है, ये मेरा एग्जाम आ रहा है, ये मेरा टास्क आ रहा है, मैंने इस टास्क को पूरा किया। हमारा ब्रेन पता है क्या है, उसको जब तक आप सेंसिटाइज नहीं करते ना, सेंसिटाइज नहीं करते मीन्स कि जब तक आप उसको बार बार रिमाइंडर नहीं देते, ये हमें किसी एक चीज की तरफ जो है ना लेके नहीं जाता प्रॉपरली, क्योंकि देर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस नाउ अडेज। आप देख लें, चाहे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इज अ वेरी बिग डिस्ट्रैक्शन। हमारे मोबाइल से हमारी बहुत सारी चीजें, तो हम क्या करते हैं, हम यूजुअली थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हम अपने टारगेट पे फोकस नहीं करते। सो आज हमने ना इसी चीज के बारे में थोड़ा डिस्कस है। तो दो काम तो आपने जी, एग्जाम डेट लगा लें, प्रॉबेबली आपका नवंबर की एग्जाम है, सो पुट इट इन योर रूम, और एग्जाम फी आप जब भी होगा तब जमा करवा लें। फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया। सेकंड स्टेप जो है करना, जो है अपनी कैटेगरी चूज करें। ये अक्सर मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ। देखो, हम किसी के बने हुए प्लान को, किसी की बनी हुई चीजों को हम फॉलो करके अपना एग्जाम पास नहीं कर सकते। सो एवरी स्टूडेंट दे हैव अ डिफरेंट कैटेगरी। आप सबसे पहले कोशिश करें अपने आप को कैटेगराइज करने, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए जो प्लान ऑफ एक्शन है वो थोड़ा डिफरेंट है। लेट सपोज मैं आपको दो तीन कैटेगरीज बनाने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं, एक सपोज करें कैटेगरी ए है, ये वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अंडर ग्रेजुएशन के अंदर सॉरी, और उसके बाद ग्रेजुएट हुए हैं, और ग्रेजुएट होने के बाद दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ गैप। लाइक सपोज करो ग्रेजुएट हो गया जी 2024 जनवरी में, और अभी जाके 2024 नवंबर में उनका एग्जाम आ रहा है। सो इन स्टूडेंट्स के अंदर ना एग्जाम गैप है, सॉरी स्टडी गैप है, ना ही इनकी बेसिक्स या बाकी चीजें वीक हैं। सो मैं कहता होता हूँ कि इन स्टूडेंट्स को ये जस्ट नीड अ गुड रिवीजन, एंड दे मोस्टली नीड द रिहर्सल, बिकॉज इनका बाकी चीजें तकरीबन तैयार होती हैं, इनको रिवीजन और रिहर्सल चाहिए। रिहर्सल किसकी? एमसीक्यूज की। 100% आप समझ लें कि जो आपकी सक्सेस है ना, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन, मेजर कंट्रीब्यूशन वो आपके एमसीक्यूज का है। सो ट्राई करें कि जितने एमसीक्यूज मिले, जहां से भी मिले, आप उसको रिव्यू करें, रिहर्सल करें, रिवाइज करें। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जिनका फ्रेश नॉलेज है, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, गैप कोई नहीं है, एंड दे हैव गिवन सम टाइम टू द स्टडीज, और पढ़ भी चुके हैं अच्छा, तो उनके लिए ऑब्वियसली बात है, ये आसान है। दूसरी कैटेगरी के अंदर हम वो लोग रख लेते हैं जिनके अंदर बेसिकली क्या हुआ कि अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा जरूर था, लेकिन ग्रेजुएट हुए हैं सपोज करो 2020 के, 21 के, और अब आ गया है 2024, सो दे हैव अ गैप। अब गैप के पीछे कोई भी वजह हो सकती है यार, आई एम नॉट गोइंग इन दैट। हो सकता है बंदा आगे कहीं अपनी आगे कुछ जो है वो पीजी कर रहा हो कहीं पे, हो सकता है वो पाकिस्तान में आके किसी मसाइल की वजह से थोड़ा सा आउट ऑफ टच हो गया हो। These people need a thorough study. याद रखें,
ये इन इन दोस्तों के लिए मैं हमेशा कहता होता हूँ कि आप आपको शुरू से पढ़ने, राइट फ्रॉम योर एनाटमी, फिजियो, पैथो, व्हाटएवर, जो भी सब्जेक्ट्स हैं अब आपको करने पड़ेंगे, बिकॉज इतने गैप के बाद मोस्टली क्या होता है कि हमारा नॉलेज काफी हद तक जो है वो वैनिश हो जाता है। हाँ, अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो आप इसको रिवाइज करके जब वापस आएंगे तो बड़ी जल्दी आप वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले भी सपोज करें कि प्रॉपरली नहीं चीजें पढ़ सके किसी गाइडेंस ना होने की वजह से, तो फिर आपकी ये चीजें जल्दी वापस नहीं आएंगी। इन दैट केस अब आपको स्ट्रगल करनी होगी। सो ये पहले दो बातें तो यहाँ पल्ले बांध लें। प्लीज अपने आप को कैटेगराइज कर लें, यू आर इन कैटेगरी ए और इन कैटेगरी बी। ठीक है, प्लान्स बनेंगे इसके बाद। देखिए, हम सब ना एक ही तरह के प्लान के साथ काम नहीं कर सकते, ना मैं ना आप लोग। अब अगली बात जो करूंगा वो उस पर आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा। सो चूज कर लें, एग्जाम डेट कंफर्म कर ली, कैटेगरी बना ली। कैटेगरी ए वाला जो बंदा है, सपोज करो मैंने कहा उसको रिहर्सल करानी है, एमसीक्यूज करने हैं, क्विक रिव्यू करना है, सो प्रॉबेबली पढ़ा हुआ है, फ्रेश है, गैप नहीं है, कवर हो जाएगा। कैटेगरी बी वाला बंदा थोड़ा सा नॉलेज भी कमजोर था, उसके बाद गैप भी आ गया, तो गैप ने वो नॉलेज बाकी जो थोड़ा बहुत था वो भी खा गया। दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, एंड दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, and then they have to gradually move to the clinical part, and then finally they will appear in the exam. So they need a proper thorough study, they need a full session, proper session, चाहे वो 6 माह का हो चाहे 1 साल का हो। मैं यूजुअली कहता होता हूँ कि 1 साल अपने जेहन में रखें जिन दोस्तों का गैप है, और उनको उसमें टाइम देना चाहिए। दो बातें क्लियर हो गई। अब आ जाए नेक्स्ट पॉइंट क्यों। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या आपसे डिस्कस करने लगा था, मेरे माइंड से निकल गया। एनी हो, इसी बात को थोड़ा सा आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ, फिर उसके ऊपर आता हूँ। बहुत सारा जो 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 एक हमारा डॉक्टर्स का पूल है, जो हमारे कुलीग्स, हमारे जूनियर्स, उनका जो पूल है, उनका एक बहुत बड़ा मसला है। वो बड़ा मसला ये है कि दे कैन नॉट डिसाइड। मैं कहता हूँ डिसीजन मेकिंग इज नॉट गुड। ठीक है, दे कैन नॉट डिसाइड। नाउ व्हाट दे कैन नॉट डिसाइड, क्या चीज वो डिसाइड नहीं कर पाते? ये डिसाइड नहीं कर पाते कि व्हाट इज देयर प्रॉपर स्केड्यूल स्टडी। कैसे? एक बंदा मुझे फोन करता है, वो कहता है कि सर मैं करता हूँ जॉब, ठीक है, और अब मुझे मुझे फील भी होता है, बिकॉज जॉब करना ऑब्वियसली बात है, विद स्टडीज इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट थिंग। लेकिन मजबूरी ये होती है कि अगर नहीं करेंगे तो यहाँ सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, वो जॉब क्या करता है? वो कहता है नहीं मैं करता हूँ सपोज करें सर 8 to 2, फिर उसके बाद मैं सर कोई घंटा डेढ़ मुझे ब्रेक लेता हूँ, फिर मुझे 3 to 9 एक और जॉब करनी होती। अब ये बंदा कहता है कि जी इस जॉब के साथ ना मुझे बताएं कि व्हाट शुड आई स्टडी, व्हाट इज माई स्टडी प्लान। मुझे बताएं कि एक बंदा जो फर्स्ट 12 आवर्स सुबह से लेके शाम तक बिजी रहा है, अब शाम को अगर मैं उसे कहूँ कि हाँ यार ठीक है, तुम 9 बजे फ्री होते हो, तुम ऐसा किया करो कि 9:30 बजे से लेके ना तुम सुबह 4 साढ़े 4 तक पढ़ लिया। इज इट प्रैक्टिकल? ये पॉसिबल ही नहीं है। वो बेचारा एक जॉब के बाद बंदे का दिमाग घूम जाता है, और दो जॉब्स और सारा दिन की हेक्टिक रूटीन के बाद यू कैन नॉट स्टडी। भूल जाओ कि इस स्टडी प्लान के साथ या इस जॉब प्लान के साथ, इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम, इट्स अ मिरेकल, और आइदर यू आर अ रियली जेम। क्योंकि आप, इसका मतलब है कि उसके बाद अब आप पढ़ना कुछ कोशिश करोगे, शुरू करोगे, लेट सपोज अब 9:30 10 o'clock पे स्टार्ट करते हो, 12 1 बजे तक, आपकी हेल्थ कंप्रोमाइज है, आपकी नींद कंप्रोमाइज है, इफेक्टिव काम नहीं होगा। फिर डिसाइड करना पड़ेगा। ये मैं ये कह रहा था कि डिसीजन मेकिंग क्या है, डिसाइड करना पड़ेगा, इट्स योर जॉब और इट्स योर एग्जाम। अनफॉर्चुनेटली एक बात चूज करनी पड़ेगी। फिर लोग क्या कहते हैं मुझे कि सर ऐसा क्यों ना कर लें कि मैं 8 to 2 जॉब कर लूँ एक, और उसके बाद जो है ना हम आगे बाकी कामों को जो है ना वो कर। 8 to 2 जॉब वाला जो बंदा है ना, वो भी एग्जॉस्ट हो जाता है, बट स्टिल दे हैव अ चांस। बिकॉज आपको देखो, स्टडी आवर्स आपको कम से कम 6 से 8 घंटे, 6 to 8 आवर्स स्टडी आवर्स आपको मिनिमम चाहिए। If you can extend up to 8 to 10, that is very good, but at least you have to study from 6 to 8 hours per day. आपकी मर्जी है, आप मॉर्निंग जॉब कर लें, इवनिंग पे मैनेज कर लें, इवनिंग करके मॉर्निंग में। इफ यू रियली वांट टू डू अ जॉब, प्लीज डू एट लीस्ट ओनली 1 जॉब, नॉट 2 और 3 जॉब्स ना करें। चाहे आप FCPS पार्ट 1 कर रहे हैं, चाहे आप MRCP कोई भी एग्जाम आप कर रहे हैं, चाहे आप NRE कर रहे हैं, वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर,
प्लीज एटलीस्ट इतना टाइम दें कि जिससे आप 6 से 8 घंटे पढ़ लें। तो ये तमाम दोस्तों का जवाब है कि जी जॉब्स के साथ कैसे करें। और बड़ा सवाल आता है कि सर मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जॉब पे, मेरी जॉब बहुत हेक्टिक नहीं है, आई मे गेट सम फ्री टाइम, तो क्या वो फ्री टाइम में मैं एग्जाम साथ साथ कर लूँ? अच्छा, फिर वही बात है कि जॉब आपकी हेक्टिक है या नहीं है। व्हेन यू आर एट जॉब यू कैन नॉट स्टडी, यू कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली। कर सकते हो बट बहुत ज्यादा प्रॉपरली आप नहीं पढ़ सकते। सो प्लीज एक तो जॉब के साथ ना आप चूज कर लीजिए। अब मैं उसकी इसको मैं किस तरह कोट करता हूँ, किस तरह आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सपोज करो कि आप जॉब कर रहे हैं और जॉब करने हैं आपने को 3 मंथ्स आपके एग्जाम में है एंड यू आर डूइंग अ जॉब, ठीक है। इस 3 मंथ्स के अंदर यू नीड टू सेक्रीफाइस। आप कहते हैं नहीं जी मेरा तो सर्कल भी नहीं चलेगा, मैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा मुझे। ओके, लेट सपोज कि आप 1 माह या 1 डेढ़ माह 2 माह पहले जॉब कर चुके हैं। जस्ट डू सम सेविंग, उसमें से कोशिश करें इतना हो कि जो आपका ब्रेड एंड बटर थोड़ा सा चल जाए, एंड गिव फुल 3 मंथ्स टू योर एग्जाम। मुझे पता है कि अभी जो जॉब्स लोग कर रहे होते हैं पीएमडीसी पास करने से पहले, दैट इज अ लो पेइंग जॉब, लो पेइंग जॉब। लोग उसका एडवांटेज लेते हैं, दे नो दैट यू डोंट हैव आरएमपी, सो दे विल नॉट पे यू टू द मैक्सिमम जो आपकी होनी चाहिए। सो आप अगर सेक्रीफाइस कर भी रहे हो तो आप एक लो पे जॉब को सेक्रीफाइस कर रहे हो, जस्ट पास योर एग्जाम एंड गेट दी मैक्सिमम पे जो आपका बनता है। सो 2-3 महीने की मुश्किलात हैं, उसके बाद यू कैन डू इट, ठीक है। सो ये जॉब वाले सिनेरियोज जो थे दोस्तों के वो हल हुए कि क्या करना चाहिए। उसके बाद आ जाओ मेन चीज के ऊपर। मुझे कहते हैं जी सर आप ऐसा करें, आप हमें शेड्यूल बना दें। यार इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। मैं आपको शेड्यूल कैसे बना दूं? आपकी आपके उठना बैठना सोना जागना, घर में कितना टाइम बाहर, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। हाँ, मैं ये कर सकता हूँ कि मैं आपको प्रायोरिटाइज करके दे सकता हूँ कि अच्छा यार ऐसा करना कि जब तुम अपना जो भी स्केड्यूल पढ़ोगे ना उसमें से ये चीज पहले पढ़, ठीक है। अब वो प्रायोरिटाइज करने में क्या है, अगर मैं एनआरई के सिलेबस को मुझे आप कहें कि प्रायोरिटाइज कर दें, चलो ये बात ज्यादा बेहतर रहेगी कि एनआरई का सिलेबस सपोज कर लें, हम उसी की बात कर रहे हैं, तो उसको अगर मैं प्रायोरिटाइज कर दूं कि सर, तो फिर मेरी सब्जेक्ट वाइज जो प्रायोरिटी है ना, सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटी, मैं सबसे पहले रखूंगा मेडिसिन, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि मैं किन की बात कर, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। ए वालों के लिए तो ये बात बड़ी बेहतरीन है बिकॉज दे कैन स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम मेडिसिन, दे नो द बेसिक्स। बी वालों का क्या करूंगा, कहाँ लेके जाऊं, ठीक है। सो अगेन देखो मैटर कर गया, फिर वही बात आ गई कि इंडिविजुअल क्या है भाई, मजबूरी ये है ना कि अब इंडिविजुअल को कैसे हमने एड्रेस करना। तो मैं एक जनरल प्लान अगर दे दूं तो फिर तो मैं कहूंगा हाँ यार ठीक है, सबसे पहले मेडिसिन स्टार्ट करना, फिर उसके बाद तुम सर्जरी पढ़ लेना, सर्जरी के बाद आप गायनी ओब्स पढ़ लेना, गायनी ओब्स के बाद आप पीड्स देख लेना, पीड्स के बाद आप देख लेना ऑफ्थेल्मोलॉजी, उसके बाद आप देख लेना ईएनटी, एंड पे जाके आप देख लेना बेसिक्स। ये मेरी प्रायोरिटी है उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने, जिन दोस्तों ने कैटेगरी ए में है, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, एंड और जिन्होंने पढ़ा हुआ है और उस पढ़े हुए को उन्होंने रिवाइज करना है। फिर मेडिसिन, अब मेडिसिन के अंदर आपने पूछा अली कि सब्जेक्ट्स कौन से हैं, सब्जेक्ट्स ही प्रॉब्लली आपने पूछा ना बच्चे। मेडिसिन इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट, मेडिसिन तो आपकी जनरल मेडिसिन है ना, इसके अंदर डर्मा आ सकती है, इसके अंदर सेकेट्री आती है, बाकी आप अगर सिस्टम पूछना चाहते हो तो मैं सिस्टम भी बताता हूँ बात। ये वो लोग पढ़े जिन लोगों ने क्या करना है अच्छे तरीके से, जिन्होंने पढ़ा हुआ है रिवाइज करना है, दे शुड डू दिस इन दिस सीक्वेंस। मेडिसिन की क्यों मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों इसको प्रायोरिटाइज कर रहा हूँ, मेडिसिन के हैं 60 MCQs, सर्जरी के हैं 40 MCQs, दो सब्जेक्ट्स पढ़ के यू कैन स्कोर 100 MCQs। सिंपल सी बात है। तो क्या जरूरत है हम बाकी चीजों की तरफ पहले फोकस, क्यों ना हम मेजर्स को पढ़ लें। लेकिन फिर वही बात है, हमने पहले, चूंकि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने बेसिक्स पढ़े हुए हैं, बेसिक्स पढ़े हुए हैं तो फिर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह गायनियोब्स पीड्स आईईएनटी उनके मिलाते जाएंगे तो वो बाकी 100 MCQs बन जाएगा। आपके 300 MCQs है मेरे ख्याल टोटल एग्जाम के अंदर, या 200 MCQs, सॉरी नॉट 300। तो ये आपका जो है मुकम्मल हो जाएगा। अब वो दोस्त जो जिन्होंने नहीं पढ़ा एंड दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स,
या वो बच्चे जो मुझे कहते हैं कि सर अभी हमारा टाइम है, वी आर नॉट ग्रेजुएट, हमें 2 साल लग जाने ग्रेजुएट होने में, हाउ वी शुड स्टार्ट द स्टडी? माय डियर फ्रेंड्स, देन यू शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। फिर आप बेसिक्स से स्टार्ट करो। बेसिक्स के अंदर आप फिर वही बात है, एनाटमी है, फिजियो है, पैथो है, ठीक है, फार्मा है, क्या करें इनमें से, कैसे पढ़ें? फिर अगर तो आपके पास 2-3 साल हैं, फिर तो आप अलग अलग बुक्स पढ़ लें। अदरवाइज आई विल रिकमेंड कि आप फर्स्ट एड यूएसएमएलई स्टेप 1 ले लें। ठीक है। अच्छा, ये यूएसएमएलई स्टेप 1 के बारे में ना लोगों का बड़ा एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि पता नहीं ये स्टैंडर्डाइज ये टेक्स्ट बुक्स है। बच्चों ये नोट्स हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है यूएसएमएल स्टेप 1 नोट्स, दे आर नॉट बुक्स। ठीक है, नोट्स हैं तो इसलिए उन्होंने कंपाइल किया हुआ है, उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी आपको इकट्ठा करके दे दिया हुआ है ताकि आपके लिए रिवीजन आसान हो। सो वो दोस्त जिनका बेसिक्स अच्छे नहीं है, गैप है, दे शुड स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। बेसिक से लेके आप ऑनवर्ड चल सकते। अगेन आप देखो फिर वही बात है कि सर पढ़ना शुरू किया, पढ़ा नहीं गया, सब ये भी एक मसला आता है। मेरी बात मान भी लेते हैं, दोस्त लोग कहते हैं सर हमने स्टार्ट कर दिया, हमने जो मेरी स्टेप 1 स्टार्ट कर दी, पढ़ा नहीं गया, हमसे हमसे पढ़ी नहीं जाती है किताब, फिर क्या करें? फिर आपको ऑब्वियसली बात है, यू नीड गाइडेंस। उससे उस सिलसिले में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं, आप हमारा कोई भी सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि वो दैट इज इजी टू डू। अगर आप लेक्चर्स के साथ, एम्स एकेडमी के लेक्चर्स के साथ अगर आप उसको फॉलो करते हो, जिस तरह मैंने सामने किताब डिस्प्ले की होती है और एक एक वर्ड हम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, प्रॉबेबली उसके साथ पढ़ना मुश्किल नहीं। हाँ, वंस आप ट्राई करते हो ऑल अलोन, और फिर उसके बाद फर्स्ट एड को पढ़ना वाकई शुरू में मुश्किल है। और एक रीडिंग से काम नहीं चलता, फर्स्ट एड की कम से कम 3 रीडिंग्स होनी चाहिए, 3 रीडिंग्स एटलीस्ट, 3 to 5, तब जाके ये किताब थोड़ी रिटेन होती है। और वो रीडिंग्स भी आपने क्या करनी है, एक पेज है उसके ऊपर 4 पैराग्राफ्स हैं, तो 4 पैराग्राफ्स को अलग अलग कह लेना, दिस पैराग्राफ इज अबाउट दिस थिंग, दिस इज अबाउट विटामिन के डेफिशिएंसी, दिस इज अबाउट अ डिजीज। फिर जाके एक स्केच बनता है ब्रेन के अंदर कि हाँ इसमें ये चीजें ऐसे पड़ी। अच्छा यार, ये ना मैं ये जो नॉलेज को रिटेन करना है ना, इसको कहा जाता है कि ये एक आर्ट है। वो आर्ट कैसा है? आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ लोग ट्रिक्स करते हैं कि जी आप मुझे 10 वर्ड्स दिखा दें तो मैं आपको उन्हीं सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में आपने मुझे दिखाई है, मैं आपको बता दूंगा। आप मुझे लाइक सब 10 ऑब्जेक्ट्स दिखा दें। आप किसी को दिखाते हो, यार ये देखो, ये सेब है, ये केला है, ये माल्टा है, ये फलां है, ये छुरी है, ये प्लेट है, ये ग्लास है, ये कपड़े हैं। वो 10 चीजों को उसी सीक्वेंस में याद कैसे कर लेते? कैसे कर ले? वो चीजों को को रिलेट कर ले। जैसे 10 चीजें हैं, उन 10 में से 3 चीजें फ्रूट थी, 3 कपड़े थे, 3 इंस्ट्रूमेंट्स, मैंने फौरी याद कर लिया, हाँ यार ये 3 3 थी। चलो अब फ्रूट है या इसके बाद ये, अब वो थोड़ा सा आसान हो। सो जब आप पेज को डिवाइड कर लेते हो ना कि हाँ यार इस पेज में 3 पैराग्राफ्स, उन पैराग्राफ में से ये पैराग्राफ इसके बारे में था, इसके बारे में था, फिर आपने चीजों को स्प्लिट करके ऑर्गेनाइज कर लिया। इफ यू ट्राई कि मैं इसको सुनता जाऊं, रिवाइज करता जाऊं, पढ़ता जाऊं, यू कैन नॉट डू दिस। सो ये इसे हम कहते हैं चीजों को सॉर्ट आउट करना। सॉर्ट आउट करने का मतलब है अलग अलग करके रख लेना। मैं यूजुअली ये टेक्निक यूज करता हूँ। मैं उस डिजीज पार्ट को या जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे होते हो उसको स्प्लिट कर देता हूँ छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, कि भाई ये वाला पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ। दिस मेक्स द थिंग्स वेरी इजी। सो अगर आपको फर्स्ट एड स्टेप 1 पढ़ने में प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज आप हमें ज्वाइन कर लें, हमारे लेक्चर्स को वेबसाइट के थ्रू सब्सक्राइब कर लें। आपकी मर्जी है, मैं 100% श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इसके बाद चीजें समझ आना शुरू हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, एक दफा लेक्चर सुन लिया, दूसरी दफा सुन लिया, उसके बाद आपने क्विकली रिव्यू करना है। रिव्यू करने के लिए आपके पास किताब है, जल्दी से बैठें, किताब को आप देखें। फिर वही बात है कि चीजों को हाईलाइट करें, ऑर्गेनाइज करें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये एमसीक्यू था। मैं अक्सर अपने सॉरी अक्सर मैं उसको हाईलाइट करवा देता हूँ अपने साथ। 2 बातें, ये बात क्लियर हो गई कि आप किसको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। उसके बाद आ जाता है कि यार अगर मैं सपोज कर लें कि मेरे पास 4 घंटे हैं पढ़ने के लिए, 4 to 5 आवर्स है पढ़ने के लिए, तो मैं कैसे पढूं? ये एक बड़ा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे पूछते हैं बच्चे, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उनका। तो कहते हैं सर ऐसा क्यों ना करें कि अगर मेरे पास 5 से 6 घंटे हैं तो मैं 1 आवर और 2 आवर्स
कर लूं डिवाइड, और मैं 2 से 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर, 2 से 3 सब्जेक्ट स्टार्ट कर। अच्छा, इसमें ना मैं रिकमेंड ये करूंगा कि 2 से 3 सब्जेक्ट करने की बजाय ना, इफ यू हैव 5 to 6 आवर्स, तो 3 एटलीस्ट ना करो, यू कैन स्टार्ट 1 or 2 सब्जेक्ट। ठीक है। मुझे लगता है कि जब आप 4 घंटे या 5 घंटे स्टैट बैठते हैं, स्ट्रेट बैठते हैं और आप पढ़ते हैं किसी भी एक चीज को, तो यू कैन कवर अ लॉट ऑफ थिंग्स। क्योंकि एक टॉपिक चल रहा होता है, 4 से 5 घंटे आप उसको पढ़ते रहते हो, तो यू कवर मोस्ट ऑफ द थिंग्स। वो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, उसको रिटेन करना, याद करना आसान हो जाता है। लेकिन जब आप स्प्लिट कर देते हो ना, आधा आज आधा कल, और फिर आप कर देते हो इसका ये पार्ट और उसका वो पार्ट, चंक्स में करते हो ना, उसमें रिटेन करना मुश्किल होता है। चीजें समझ लो कि दिमाग में बिठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो माय रिकमेंडेशन इन दिस सिनेरियो इज कि अगर 6-7 घंटे पढ़ना है, 6 घंटे पढ़ना है, सो डिवाइडेड इनटू 2 सब्जेक्ट्स, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि उसके बाद आपको 2-3 सब्जेक्ट्स का ये खिचड़ी बन जाएगी, फिर यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन दैट। सो 2 सब्जेक्ट्स कवर करो मैक्सिमम, उसमें से टॉपिक कवर कर लो, तो ये आपका इसमें मसला हल हो जाएगा। ठीक है। सो दैट इज अनदर थिंग। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम अगर करें, नेक्स्ट बात करें कि अगर हमने सपोज कर लें, ये भी डिसाइड कर लिया, अब आ जाता है अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप है कि यार रिसोर्सेज क्या है, पढ़ें कहाँ से, कैसे पढ़ें। कैसे वाली तो बात मैंने तकरीबन आपके साथ डिस्कस कर ली। देखो, हम लोगों ने जब ये स्टार्ट किया, तो हम लोग ने एक स्केड्यूल बनाया। अभी ये जो हमारा कोर्स चल रहा है, उसका भी हमने एक स्केड्यूल डिसाइड किया। हमने कहा जी ठीक है, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर हेमाटोलॉजी, हम उसके हमने अप्रोक्सीमेट टाइम रखा कि इस टाइम के दौरान हम कोशिश करेंगे कि इस पार्ट को हम कवर करें। ठीक है। अब ये बात है कि क्यों रखा जाता है, यानी मैंने फिर आपसे कहा ना कि ये हम कोशिश करते हैं हम अपने आप को एक टाइम बाउंड करें, ताकि चीजें इधर उधर ना बिखर जाए। हमारे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं, दोस्त हैं, वो क्या करते हैं, वो एक सब्जेक्ट शुरू करते हैं या एक टॉपिक शुरू करते हैं, वो टॉपिक ही अगले 8-10 दिन 15 दिन खत्म नहीं। क्यों खत्म नहीं हो रहा वो टॉपिक? इसलिए खत्म नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास ऑर्गेनाइज टाइम नहीं, उनको आइडिया नहीं, रैंडम पढ़ रहे हैं, किताब उठा ली है, जा रहे हैं जी, कहीं गाड़ी में बैठे वहां पढ़ रहे हैं। ये जो रैंडम स्टडीज है ना, ये आपको, मेरा ख्याल है, मेरा जाती ख्याल है, मैं खुद भी इसमें बहुत ज्यादा कामयाब नहीं रहता कि मैं रैंडम स्टडीज करूं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि 3 से 4 घंटे का एक अच्छा सेशन हो, फिर उसके बाद 3 से 4 घंटे का सेशन हो, दैट गिव्स यू इनफ टाइम। ठीक है। रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ ना, तो देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, सबसे पहले तो अब आप ये करें कि इन रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड करें हमारे लेक्चर्स को। ठीक है। इक्वली इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे आपने कहा कि बहुत सारी जब हार्डशिप्स आती है ना, तो हम छोड़ देते हैं, यार मुझे ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मैं नहीं पढ़। सो यू नीड समवन कि जिसकी आपको बात समझ आ रही है। सो आप एक तो कंसेप्चुअल है, आपको बात को समझाना चाहता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपको मैं बात को रीड आउट ना करूं, मैं कॉन्सेप्ट दूं कि यार ये ऐसा है क्यों। कंसेप्ट से जब चीजें पढ़ते हैं फिर भी याद करना आसान होता है। मेमोराइज करना हमेशा मैंने कहा जी मुश्किल काम है, रट्टा लगा लेना वो मुश्किल काम है। कंसेप्चुअल है नंबर 2। उसको हम क्या करते हैं, हम क्लिनिकल ओरिएंटेड कर देते हैं कि जनाब ये वाला सिनेरियो यहाँ से बन सकता है, ये स्टेटमेंट बन सकती है, ये एमसीक्यू बन सकता है। उससे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज हाईलाइट हो सकते हैं। मैंने बड़ी दफा ये नोट किया है कि जब एग्जाम के अंदर एमसीक्यू आता है, तो एमसीक्यू की स्टेटमेंट जो होती है ना, वो स्टेटमेंट आपको मिल जाती है। मैंने जैसे कहा कि जी इसका ये आंसर हो सकता है, या ये एमसीक्यू, मैंने कहा जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। आप जाते हैं, एमसीक्यू सामने आया, उसमें वो स्टेटमेंट आ जाती है, तो आपको आंसर मिल जाता है। सो कंसेप्चुअल। उसके बाद क्या मैंने कहा कि जी एक एमसीक्यू डिस्कशन बेस्ड, ओरिएंटेड टू योर एग्जाम। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कवरिंग द मोस्ट ऑफ योर कंटेंट। तो एक तो आप रिसोर्सेज के अंदर यू कैन कीप आर लेक्चर्स। ठीक है। जितने भी हैं, चाहे आप स्टेप 1 स्टेप 2 NRE 1 NRE 2 की बात करें, NRE 1 में बेसिक और क्लिनिकल की बात करें, नंबर 2, इसके बाद आप आ जाए रिसोर्सेज में, बुक्स। बुक्स के रिसोर्सेज में आपके पास स्टेप 1 फर्स्ट एड,
ये बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है, मैं इसलिए सोचा कि ये हो जाएगा रिकॉर्ड भी, तो वी विल शेयर इट। देन यू हैव स्टेप टू सीके। स्टेप टू सीके में सर्जरी नहीं होती, तो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर सर्जरी सेपरेटली। आप चाहे तो कैप्लान सर्जरी यूज कर लें, कैप्लान सर्जरी, या आप चाहें तो एक डॉक्टर साहब हैं वहाब डोगर के नाम से, उनकी बुक है वहाब डोगर के, एक जनरल सर्जरी की किताब है और एक हमारे पास सिस्टमिक सर्जरी की किताब। लेकिन ये आपको मैं शॉर्ट करवा दूंगा बहुत ज्यादा। ये मैं आपको जब कराऊंगा तो ये इंशाल्लाह आई विल गिव यू दी हैंड रिटन नोट्स और आई विल आस्क यू टू राइट इट डाउन। हम आपको ये किताब के अंदर ज्यादा खपने नहीं देंगे, ना ही आपको हम स्टेप 1 और स्टेप 2 सीखे में खपने देंगे। खुद कराऊंगा ताकि आपको उसकी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो। तो स्टेप 1 हो या स्टेप 2 सीखे हो, दोनों केसेस के अंदर ये बुक आपके पास रिसोर्सेज है, इनफ है, नोट्स फॉर्म में। मैंने कहा ये कोई स्टैंडर्ड या ये टेक्स्ट बुक नहीं होती। वहाब डोगर की जो किताब है उसको मैं इंशाल्लाह अजीज आपको बड़े अच्छे तरीके से शॉर्ट करवा दूंगा सर्जरी के, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो क्या डिसाइड किया हमने रिसोर्सेज का, लेक्चर्स हमारे, उसके बाद हमने कहा जी स्टेप 1, उसके बाद स्टेप 2 सीके, उसके बाद हमने कहा वहाब। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि सर जी गायनी का क्या करें। अब बल्कि मुझे वो बुक्स बच्चे रिकमेंड कर रहे होते हैं कि जी 10 टीचर्स ना कर लें, ठीक है। यहाँ को पाकिस्तानी ऑथर है एक अरशद चौहान साहब है, उनकी किताब है, वो ना कर लें। अगेन गायनी के ऊपर इतना ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, 10 टीचर्स काफी ज्यादा उसके अंदर कंटेंट है, इतना नहीं करना। उसको आपने स्टेप 2 सीके से ही करना है, ठीक है। सीके 2 जिसे आप कहते हो या स्टेप 2 सीके, उसी में से करना है और ये इनफ है। जहां से चीजें एडअप करनी होती हैं वो हम मैं खुद से एडअप करवा देता होता हूँ, वो भी जरूरत नहीं है आपको कि आप स्टेप 2 सीके में से के अलावा अगर आप सपोज करो गायनी बाय 10 टीचर्स या बाकी चीजों को ज्वाइन करो, कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाएगी ऑफ्थल्मोलॉजी, ठीक है, और उसके बाद आ जाता है ईएनटी। ऑफ्थल्मोलॉजी के भी लिमिटेड से नोट्स आपको देंगे, या हैंड आपको उसको नोट डाउन करवा देंगे। ईएनटी के अंदर भी एक नोट्स हैं ढिंगरा के नाम से, ये ढिंगरा की किताब भी है। आप ढिंगरा की बुक यूज कर सकते हो या ढिंगरा के नोट्स आप यूज कर सकते हो। ये नोट्स एक्चुअली ये नहीं है कि उन्होंने बनाए हुए हैं, ये जो है ना वो लोगों ने ही उसको वहां से कॉपी पेस्ट करके जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बट अगेन चूंकि इनके भी एमसीक्यूज बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, याद रखो ईएनटी का मेरा ख्याल है जहां पर आई है ईएनटी का मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट दे हैव अ वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ दी एमसीक्यूज। सो हम इनको अगर हम एडिक्वेटली भी कर लें, थोड़ा सा भी कर लें, तो हम इन एमसीक्यूज को कवर कर सकते हैं। सो डिसाइड ये हुआ कि जी ये नोट्स जो ये कुछ किताबें हैं ईएनटी और आई सर्जरी, इनको हम कोशिश करेंगे कि इंतहाई समराइज कर दें ताकि इनके ऊपर आपका टाइम वेस्ट ना हो। जी 6 हैं बिल्कुल, हाँ जी। 6 एमसीक्यूज हैं फ्रॉम ईएनटी एंड 6 जो टॉपिक्स हम कर लेते हैं ना इनमें 6 एमसीक्यूज के लिए वो काफी होते हैं। ये नहीं उसको अगर हम हाई यील्ड का मतलब ये होता है कि अगर हम गेस लेट्स मेक अ गेस कि जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका एमसीक्यू जरूर आता है आई के अंदर मैं बात करूं वो कैटरेक्ट है। कैटरेक्ट का एमसीक्यू 100% आता ही आता है बिकॉज पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन डिजीज। उसके अलावा अगर ईएनटी की मैं बात करूं तो ये ईएनटी के अंदर जो मिडल ईयर इन्फेक्शन हैं जिसे हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, डेफनेस है, 100% उसके सवाल आते हैं, तो वो हमें मसला नहीं होता कि उनको उनको करने में। सो ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो जिसके अंदर आप ये कर सकते हो। उसके बाद आ जाओ कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है जी कि एमसीक्यूज का सर क्या है, एमसीक्यूज कहाँ से करें, किस जगह से हम उसको जो है वो यूज करें, कौन सा पूल यूज करें। देखो यार एमसीक्यूज के बारे में मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं एमसीक्यूज को लेता हूँ जस्ट फॉर योर रिहर्सल पर्पस। अगर कोई ये कहता है या मैं कहता हूँ सपोज कि जी ये मेरे एमसीक्यूज का पूल है, इसमें से ही एग्जाम आता है, दैट्स एब्सोल्युटली नॉट ट्रू, ठीक है। इवन इफ इट्स माय स्टेटमेंट, आई एम नॉट सेइंग राइट। वजह क्या है कि एमसीक्यूज का जो पूल बना होता है वो सर्कुलेट होता रहता है। मैं चूंकि मैंने आपको बताया मैं आई एम द पार्ट ऑफ द सम एमसीक्यू सेटिंग इन सम इंस्टीट्यूट्स, और दूसरा ये है कि मैं मेडिकल एजुकेशन के अंदर भी हूँ, तो वी नो हाउ वी एक्चुअली मेक द एमसीक्यूज। मैं आपको थोड़ा सा उसका बताता हूँ। एफसीपीएस पार्ट 1 वालों के लिए वैसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन चलो एनआरई 1 के अंदर भी ऑलमोस्ट यही फार्मूला यूज होता है। हर साल जो एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं, यू विल बी सरप्राइज, आउट ऑफ देम ऑलमोस्ट 70% आर रिवाइज्ड।
70% आपके पास्ट होते हैं, यानी दे आर कमिंग इन द डिफरेंट पेपर्स। ठीक है, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग कि इसका मतलब है कि 70% एमसीक्यूज वही हैं जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। अच्छा, वो एग्जैक्टली कई दफा नहीं आते, इधर से उठाया वापस भेज दिया, ऐसा नहीं होता। ऐसा होता भी है बट समटाइम ऐसा नहीं होता, स्लाइट मॉडिफिकेशंस होती हैं, स्टेटमेंट्स थोड़ी चेंज कर दी, उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, कोई निकाल दी, नीचे जो ऑप्शन है उनको थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। बट वो जब हम करते हैं ना, हमें लगता है यार ये मुझे लगता है मैंने कहीं देखा हुआ पहले, ये एमसीक्यू कहीं आया हुआ। बट सम टाइम यस, कुछ ऐसे होते हैं वो एज सच आए होते हैं। तो ये याद रखने हैं कि जो जो पूल होता है ना, पूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूल को पूरी दुनिया में इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हम कितना एमसीक्यू नहीं बना सकते, कितने बनाए, मतलब हर साल 200 एमसीक्यू, 250, 300 एमसीक्यूज नहीं बनते। ठीक है, हमें बड़ा, हालांकि लिमिटेड सा टास्क होता है जी, मैंने 10 एमसीक्यूज बनाने हैं, 20 एमसीक्यूज बनाने हैं, नहीं। अब एमसीक्यूज जो बनाए जाते हैं ना, उनका बेटा एक फिक्स क्राइटेरिया होता है कि भाई उसकी स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए, उसके अंदर ये चीज हो, ये ना हो, एक डिस्ट्रैक्टर हो, ये सारी चीजें। तो एमसीक्यू बनाना इज नॉट एन इजी जॉब। सो पूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इस पे जरूर स्ट्रेस करूंगा। सो जस्ट गेट दी पास पेपर्स एज मच एज पॉसिबल। सबसे बेस्ट आपका जो एमसीक्यू के सॉल्व करने का वाला फार्मूला है वो आपके पास पेपर्स, इंस्टेड ऑफ अटेम्प्टिंग दी रैंडम एमसीक्यूज। रैंडम मीन्स के आप कोई एक बुक ले लें जिसके अंदर सपोज कर लें कि जी 2000 एमसीक्यू है, उसको रिवाइज करने बैठ जाएं। उससे बेहतर है कि आप पास्ट पेपर्स की कोई किताब ले लें, पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज अपने कुलीग्स में से, दोस्तों में से जिसने गैदरिंग कलेक्शन की हुई है वो ले लें, उनको सबसे पहले एफसीपीएस पार्ट 2 के लिए इवन हम लोग रिकमेंड करते हैं दोस्तों को कि अगर आप पिछले 5-6 साल के पास पेपर्स कर लें तो आपका 60 to 70% पेपर उनमें से आ जाता है। सो जब एमसीक्यूज करने हैं ना, प्रायोरिटाइज कर ली, सबसे पहले एमसीक्यूज करने हैं वो वाले जो पास पेपर्स में हैं। उसके बाद एमसीक्यूज की आप कोई पूल की किताब ले लें, फिर स्टैंडर्डाइज एमसीक्यूज वाली किताब लें। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता होता हूँ प्लैब 1700 एमसीक्यूज, उसमें से भी आप यूज कर सकते हो। आप और भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, छोटी छोटी किताबें हैं बनी, आप उनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। सो चॉइस इज योर्स, बट पास्ट पेपर सबसे पहले उसको टॉप पे रखें। और एमसीक्यू को अब आगे आ जाए कि एमसीक्यू कहते हैं लोग कि जी मैं जब सर हम कर रहे होते हैं एमसीक्यू तो हमें स्टेटमेंट समझ नहीं आती। भाई स्टेटमेंट तब समझ आएगी जब आप उसको रिवाइज रिव्यू करोगे, एक दफा पढ़ा है, दूसरी दफा पढ़ो, तीसरी दफा। कुछ एमसीक्यूज बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनका आपको जाते ही पता चल जाता है कि ये ए बी जो भी इसका सी आंसर है। कुछ एमसीक्यूज ट्रिकी होते हैं, उनका आपको नहीं पता चलता, आपको एक से ज्यादा दफा उसको पढ़ना पड़ता है। अगर पढ़ेंगे तो फिर ही जाके उसकी समझ। ठीक है जी, मैं बहुत लंबा इस सेशन को नहीं करना चाहता। सो अब आपको आपके पास ऑप्शन है, यू कैन आस्क दी क्वेश्चंस, लेकिन जो ट्रिक्स हैं वो मैंने आपको बता दी। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट देखो, फिर वही बात आएगी कि आप अपने आप को कैटेगराइज कर लें, प्रायोरिटीज कर लें। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं ना कि कोई कलेक्शन ऑफ द पास्ट पेपर्स है कहीं पे, तो वो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत सारी, आपको किसी भी मेडिकल बुक शॉप पे चले जाएं और उनसे पूछें कि पास ही बहुत सारे जो है ना वो बनाई हुई है, बुक सेंटर्स ने खुद भी बनाई हुई है, पूल इकट्ठा किया हुआ है। सो आई विल आल्सो ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप लोगों के लिए जो पूल है उसको मैं अरेंज करूँ जब भी पॉसिबल। सो कोशिश यही करें कि आप अपना जो पूल है उसको रिव्यू जरूर करें, पूल को। बाकी ज्यादा बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मेरी जो भी आपको बेहतर समझ यार, मैं देखो फिर वही बात है, मैं कहूँगा एग्जैक्ट जो आपके पास पेपर रिकॉल होते हैं। रिकॉल का मतलब ये होता है कि मैंने मैंने पेपर दिया कि तो वो एक रिकॉल करके लोगों ने उसको कलेक्ट किया होता है, वो कर लें, इट्स योर चॉइस। ठीक है, कई दफा होता है कि ये जो रिकॉल पेपर्स होते हैं जहां पे जैसे आप बता रहे हैं कि किसी एप्लीकेशन में है, अनफॉर्चुनेटली मैं हूं अगर मैं भी, तो मैं रिकॉल प्रॉपर नहीं कर सकता ना, पूरा पूरा सिनेरियो रिकॉल नहीं होता। रिकॉल होता है सिर्फ हिंट कि नहीं इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आया था, ये उसका आंसर था। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस टॉपिक को देख लेना है। बाकी जो वेल फॉर्म्ड एमसीक्यूज हैं वो आपको रिकॉल में नहीं मिल सकते, वो आपको किसी भी रिहर्सल बुक के अंदर मिल सकते हैं। वो आप कोई भी रिहर्सल बुक देख लें, हर मेडिसिन की किताब के, चाहे वो सर्जरी है, चाहे गायनी ओब्स है, कोई भी है, उसका उसका उन्होंने दिया होता है, रिहर्सल एमसीक्यूज भी दिए होते हैं। बहरहाल फिर भी इंशाल्लाह
जब हम इसको करेंगे तो मैं आई विल हाईलाइट इट एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इसमें इसको भी ऑर्गेनाइज करूँ। ठीक है? तो यहाँ से रिलेटेड कोई आपकी क्यूरी है तो प्लीज आप जरूर पूछें। बुक्स मैं इसलिए डिस्प्ले करवा रहा हूँ कि आपको ये आइडिया हो जाए कि देखिए ये हमारे पास ये तो स्टैंडर्ड है, स्टेप 1 स्टेप 2 सीखे। ये उन लोगों ने पढ़ना है जिनकी कैटेगरी मैंने कहा था ए है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ सकते देन यू हैव टू यूज द बीआरएस फिजियोलॉजी। आपको पैथोमा चाहिए, पैथोलॉजी के लिए आपको स्नेल्स एनाटमी उसके लिए चाहिए। ठीक है? सर्जरी की मैं बात कर रहा था, केप्लान सर्जरी, ये केप्लान सर्जरी की किताब है, आप चाहें तो इस किताब को भी रिव्यू कर सकते। सो बेस्ट एंड द शॉर्ट वे क्या है? शॉर्ट वे इज फर्स्ट ऑफ ऑल अरेंज योर टाइम 6 to 8 आवर्स। इससे कम पे मैं तो 10 घंटों से पहले कम पे नहीं मानता, लेकिन चलो 6 to 8 आवर्स भी आप कर लें तो आई फील कि इंशाल्लाह ये एग्जाम पास हो जाएगा। उसके बाद कंपेनियन, कंपेनियन हम लोग हैं, एम्स एकेडमी हमारी वेबसाइट, हर चीज़ है। आप उसके साथ जितना आप चाहें आप उसको डेली बेसिस के ऊपर आप यूज़ करें। जैसे मैंने कहा था कि आप उसकी रिवाइज करें, लेक्चर सुने, बार बार सुने, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करें, अंडरस्टैंडिंग करें। एक दफ़ा कॉन्सेप्ट अच्छे बन गए ना, आई एम 100% श्योर एग्जाम पास हो। सो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करें। बायोकेमिस्ट्री आपने पूछा, बायोकेमिस्ट्री बेटा देखो उसके बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज है भी नहीं है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है बायोकेमिस्ट्री का। अगर करना भी है तो यू शुड गो फॉर जो फर्स्ट एड स्टेप 1 के अंदर बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन है वो उतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। ठीक है? सो मैंने जैसे आपने कहा ना कि प्रायोरिटाइज कर लो मेडिसिन, सर्जरी, ये 2 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे करने हैं क्योंकि इनके 100 एमसीक्यूज है। आपके पासिंग नंबर कितने थे? अगर सपोज करो 60 या 70% थे तो 130 140 के अराउंड आपको नंबर चाहिए। तो अगर आप ये 2 किताबें पढ़ के 100 तैयार कर सकते हो तो बाकियों के लिए फिर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। ठीक है जी? मैं इस पे अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकता, बट आई विल रिकमेंड कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजों को पहले किया जाए एंड एट द एंड देखा जाए अगर वी हैव इनफ एडिक्वेट टाइम तो फिर हम इंशाल्लाह इसके ऊपर आएंगे। अदरवाइज मेरा ख्याल है जो हम कर रहे हैं वो दैट इज मोर देन इनफ। जो हमने सिस्टम वाइज मैंने बनाया हुआ स्केड्यूल, जैसे ये स्केड्यूल जरूर रखें अपने पास, आपको थोड़ा आइडिया हो। जैसे यहाँ देखिए हेमाटोलॉजी है, हेमाटोलॉजी के बाद हमारा एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अंदर से ढेर सारे एमसीक्यूज हैं वो निकले। उसके साथ मैंने ऐड की ऑप्थेल्मोलॉजी क्योंकि मुझे पता है कि ये उसके साथ पैरेलल थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा तो ये कवर हो जाए। ठीक है? इसी तरह हमने रीनल के साथ फिर जाके ईएनटी ऐड किया है ताकि थोड़ा सा आपका क्लिनिकल पार्ट भी कवर हो जाए और साथ साथ बेसिक्स और जो हम कर रहे हैं वो भी इसके साथ साथ ही कवर हो जाए। सो होपफुली इस छोटी सी डिस्कशन से सिर्फ आपकी, मेरा मकसद था थोड़ी ओरिएंटेशन बना दूं कि आप इधर उधर इसको रैंडम ना पढ़ें प्लीज। रैंडम नहीं करना, चीजों को ऑर्गेनाइज करके जो सिस्टम कर रहे हैं उसको हमने बेहतरीन तरीके से करना है और कोशिश ये करनी है कि 4 से 6 घंटे 6 से 8 घंटे जितने इजीली टाइम निकाल सकते हो करो। देखो यार वो उसमें थोड़ी मोटी अगर डिस्ट्रैक्शन हो भी जाती है, मोबाइल ये वो कोई बात नहीं है, बट स्पेंड अ गुड टाइम विद द बुक्स। और याद रखिएगा किताबें ही सबसे बेहतर कंपेनियन होती हैं। कोशिश कीजिए कि इन्हीं पे फोकस करें। बहुत सारे दोस्त जो हैं वो कहते हैं जी नोट्स आप हमें दे दें। मैंने आपसे कहा कि कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स तो मैं चलो समझ आती है, जिसमें सर्जरी है मैं कहूँगा कि हाँ ठीक है बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा एंड आई विल हेल्प इन दैट। बाकी आईएनटी है उसको भी हम समराइज कर सकते हैं, बट फॉर बेसिक्स एंड फॉर जो मेडिसिन के जो कुछ सिस्टम्स हैं उनके लिए आई विल नॉट रिकमेंड। हाँ ये जरूर कर सकता हूँ कि मेडिसिन अगर पढ़नी है तो मेडिसिन मैंने जो हमारे रेगुलर सेशन वाले दोस्त हैं उनको तो मैंने गाइड किया हुआ है कि उसमें से 3 चीजें ढूंढनी है, सिर्फ 3 चीजें ढूंढनी है आपने। मेडिसिन की जो टॉपिक है उस टॉपिक में से 3 से 4 चीजें ढूंढनी है। नंबर 1 इज एटियोलॉजी, हर चीज का कोई ना कोई रिस्क फैक्टर है, वो ढूंढना है आपने, एटियोलॉजी। नंबर 2 आपने उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, भाई ये बंदा जो है ये क्लिनिकली हमारे पास आया कैसे है, शॉर्टनेस के साथ आया, कफ के साथ आया, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है। अगर प्रेजेंटेशन हो गई है तो फिर व्हाट काइंड ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस वी नीड एंड फाइनली व्हाट इज द ट्रीटमेंट। बस आप टॉपिक जब भी पढ़े मेडिसिन का ट्राई टू फाइंड आउट दीज 4 थिंग्स। बस इसको हम कहते हैं 4 लाइनर। और आप जो मुझे कहते हो ना अक्सर के नोट्स दे दें, जस्ट राइट दीज 4 लाइन्स। आपने कोई अलग से नोट्स बनाए छोटे छोटे, उसमें रिस्क फैक्टर लिख लें,
उसके अंदर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, 5-4 अल्फाज होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कफ, डिस्निया या पेन, वो लिख लें। उसके बाद बेस्ट इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस लिख लें, और उसके बाद ट्रीटमेंट लिख लें। दीज आर 4 लाइन्स। आप यकीन करें आपका पूरे का पूरा सिस्टम 2 पेजेस के अंदर आ जाता होता है। ठीक है। फिर उसके बाद हर सिस्टम के अंदर से हम कोशिश करेंगे वो चीज आपको मैं बता दूं जिसके एग्जाम प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। मुझे आप पूछेंगे ना हेमाटोलॉजी में से कहाँ से सवाल ज्यादा चांसेस हैं, मैं एनीमिया को टॉप पे रखूँ। मुझे पता है कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सवाल 100% आने ही आने। और अगर किसी ने भी रिसेंट एनआरई वन दिया है, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का सवाल उसमें आया हुआ था। इसी तरह हर सब्जेक्ट के अंदर से मोटी मोटी बातें हम निकाल लेंगे। होपफुली कि इसके साथ इंशाल्लाह ये काफी हद तक आपका कवर हो जाए। ठीक है। सो दैट वाज अ लिटिल effort from my side just to make you guys sensitized, just to give you some confidence कि ये चीजें की जा सकती हैं, ये होती हैं, आप भी कर जाओगे। आपसे पहले बहुत सारे लोग थे जिनको यकीन था कि उनसे नहीं हो सकता एग्जाम, उन्होंने एग्जाम पास किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा ये एक उनकी अप्रिसिएशन समझ लो या जो भी है, वो कहते होते थे क्योंकि इस एकेडमी को ऑलमोस्ट नाउ 14 ईयर्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। और इस 14 ईयर्स के अंदर वो लोग भी जो हमारे पास आए थे, इवन हम लोगों से भी सीनियर थे। ठीक है, 2-2 साल हमारी ग्रेजुएशन जहाँ जब भी की है उससे भी पहले के, तो दे हैव पास दिस एग्जामिनेशन। तो तकरीबन 17 से लेके 18 के दौरान, 2017-18 की बात कर रहा हूँ, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पुराने एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे थे, दे पास दिस एग्जाम। सो अब तो माशाल्लाह आप फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो यू कैन डू दिस विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा जी, अब एक एक स्टूडेंट की मैं बात कोट करूंगा। वही कहते होते थे उस टाइम के, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप एकेडमी के पास से भी गुजर जाए तो एग्जाम पास हो जाते। ये सिर्फ अल्लाह की ना एक खास मेहरबानी थी, बिकॉज वी हैव जस्ट ट्राइड वन थिंग। वो है कि भाई सीधी सीधी बात करें, सीधा सीधा पढ़ाएं, लंबी चौड़ी ना कैलकुलेशंस में जाएं, ना डाउट्स में जाएं। जब आप डाउट्स में जाते हो तो फिर काम खराब होते हैं। सो वी आर होपफुल, वी आर कॉन्फिडेंट, एंड इंशाल्लाह वी आर श्योर कि वी कैन पास दिस एग्जाम इजीली अल्लाह ताला के फजल करम से। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और इंशाल्लाह हम आगे भी इस तरह की छोटी छोटी सेशंस करते रहेंगे, ताकि हम लोग सारे मोटिवेटेड रहें, टारगेटेड रहें, और आप सबके लिए इंशाल्लाह ये एग्जाम जो है वो आसान साबित हो। तो बहुत शुक्रिया आप सबके टाइम का, थैंक यू सो मच। सो दिस इज द एंड ऑफ द वेबिनार। इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू such activities in the future as well. Thank you.